हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका A1 डर वाली कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर मैं आपके लिए एक और डर से भरी हुई अनोखी और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्ची डरावनी कहानियां एक अनदेखी दुनिया की तरफ एक सफर करने का नाम है, जो हमें उस अद्भुत और रहस्यमयी क्षणों में ले जाता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से छुपे होते हैं। इन कहानियों में हर किस्सा अपने आप में एक नई दुनिया का खोल देता है, जहां रात की चादर में लिपटी रहस्यमयी घटनाएं उजागर होती हैं। ये कहानियां वास्तविकता के साथ जुड़ी होती हैं, जो आपको विचलित कर देगी और आपके रूहानीति को चौंका देगी। जब एक बार आप इन कहानियों का सामना करते हैं तो आपकी रातें एक नए स्वरूप में बदल जाती है और आपकी धारणाएं डर की दुनिया के प्रति बदल जाती हैं। हर कहानी अपनी महक और अद्वितीयता से भरी होती है, जिसमें रहस्य, भूत और असलीती की गहरी बातें छिपी होती हैं। यह अनदेखी दुनिया का आधारभूत हिस्सा है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से एकदम अलग होता है। इन कहानियों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारी प्राकृतिक और अशुद्ध दुनिया में कितनी बड़ी गहराई है और हमें इस अनदेखी दुनिया के साथ कैसे मिलकर रहना चाहिए। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि डर और रहस्य से भरी ये अनदेखी दुनियाएं हमारे चरित्र को कैसे सृजन करती हैं और हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित करती हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान हमें हर रोज नए और अजीब रहस्यों का सामना करना है, जो हमारे चिंतन को प्रेरित करते हैं और हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए मुसीबतों का सामना करने का आदान प्रदान है। इस सच्ची डरावनी कहानियों के संग्रह से हम देखते हैं कि यहाँ दुनिया की रहस्यमयी बातें हमें हमेशा चौंकाने वाली होती हैं, जो हमें यह बताती हैं कि हमारी सामान्य दिनचर्या के पीछे भी कुछ बड़ा और रहस्यमय है। प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी राकेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी से अच्छी डरावनी कहानियां सुनाऊं और आपका मनोरंजन करूं। पिछली कुछ वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। पर अभी भी बहुत से दोस्त बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं वीडियो देख के। उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें। अपने कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको कहानी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और अब चलते हैं कहानी की ओर। राख। ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक बहुत लंबी और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में गुवाहाटी और तेजपुर है। इस नदी में लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। लोगों का मानना है कि इसके पवित्र जल से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी नदी में मोहन नाम का 15 साल का युवक तैरने आया करता था। मोहन अपनी तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को 20 मिनटों में ही पार कर लेता। उसकी यही खूबी गांव के लिए गर्व और उसकी मां के लिए चिंता का विषय था। कई बार मना करने के बावजूद मोहन ब्रह्मपुत्र में नदी तैरने जाया करता। मोहन अपनी मां के साथ तेजपुर गांव में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मां कपड़े सिलकर घर चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे रवि की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आए। उसी वक्त मोहन भी तैरने कूदा और नदी में प्रवाहित रवि की अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर लग गई। इस बात से अनजान जब मोहन नदी से बाहर आया तो उसने अपने शरीर पर जगह जगह राख देखी, जैसे उसने राख से स्नान किया हो। मोहन ने फिर से नदी में कूद के अपने शरीर से राख धो डाली, पर सिर्फ राख धो देने से मुसीबत खत्म नहीं होती। इस बात से मोहन अनजान था और कपड़े पहनकर वापस घर चला गया। रात के 1 बजे अचानक मोहन चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मोहन की आवाज सुनते ही उसकी मां फौरन उठ के उसके पास गई तो उसने अपनी मां को जोर से धक्का दिया और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, ऐ बुढ़िया, चल मुझे मेरे घर छोड़ के आ, मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देख उसकी मां बहुत डर गई थी। उसी वक्त उन्होंने पड़ोस के लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया। पड़ोसियों ने मोहन की हालत देख के कहा, जरूर इसको किसी की नजर लग गई है, क्योंकि यही गांव में तेजी से ब्रह्मपुत्र जैसी नदी पार कर सकता है। मोहन को कल हम कामाख्या मंदिर ले चलेंगे, क्योंकि वहां हर बाधा से छुटकारा मिलता है। कामाख्या मंदिर असम की पहाड़ी पर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक महापीठ है। यह मंदिर अघोरी, साधु और तांत्रिकों का घर माना जाता है। रहस्यों से परिपूर्ण यह मंदिर चमत्कारों का क्षेत्र है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बलि भी दी जाती है और हर तरह की काली शक्तियों से निवारण मिलता है।
अगले दिन जब मोहन की माँ और पड़ोस के लोग मोहन को कामाख्या मंदिर ले गए तो वहां पहुंचकर असली वजह सामने आई। मंदिर की चौखट पे पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा, जैसे मंदिर के पास के पेट DDH पर उल्टा लटकना, लोगों को पत्थर मारना और अपने शरीर को नाखूनों से नोचना। इतने में वहां एक साधु आ गए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और अब वो इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर इसका निवारण ना किया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की मां ने कहा, साधु महाराज, आप जैसे ठीक समझें वो करें, बस मोहन ठीक हो जाए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा अब मोहन ही है। साधु ने मोहन के सर पर हाथ रख के उसे शांत किया। फिर मोहन ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। साधु ने पूछा, कौन है तू और इस बच्चे से क्या चाहता है? मोहन ने जवाब दिया, मैं रवि हूं। उस दिन जब मेरा परिवार मेरी अस्थियां बहाने ब्रह्मपुत्र नदी में आया तो उसी नदी में मोहन तैर रहा था। मैंने उसी वक्त इसके शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि यही लड़का मुझे इंसाफ दिला सकता था। साधु ने अपने मंत्र शक्तियों से रवि की आत्मा को मोहन से अलग किया और रवि की आत्मा पर गंगा जल छिड़का। रवि की आत्मा गायब हो गई और मोहन ये सब देख बेहोश हो गया। साधु ने अपनी सिद्धियों से इस घटना का पता लगाया और मोहन की मां से कहा, जब किसी का अस्थि विसर्जन हो रहा हो तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन से यही गलती हुई। जब रवि का अस्थि विसर्जन हो रहा था तब मोहन उसी वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में तैर रहा था और रवि की राख मोहन के शरीर पर लग गई और इस तरह रवि को मोहन के शरीर में प्रवेश करने मिल गया। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो गए और मोहन की मां ने मोहन को कामाख्या देवी का आशीर्वाद दिलाया। असम के भूत या रहस्यों से शायद लोग अनजान हों, पर कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य जानने में आज भी लोग नाकाम हैं। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के रहस्यों का पता नहीं लगा पाए। हम इंसान ये भूल जाते हैं कि कुदरत के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार रहस्यों के खुलने में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और अनजाने में हम दैविक शक्तियों को चुनौती दे बैठते हैं। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। शापित चुड़ैल। चुड़ैलों के किस्से तो कई सुने, पर जब कोई कर्मों और अभिशाप से चुड़ैल बन जाए तो हैरत अंगेज अनहोनियां जन्म लेती हैं। ऐसी ही अनहोनी मेरी सहेली रीटा के साथ हुई थी आज से कुछ साल पहले। रीटा अपनी माँ के साथ असम में रहती थी। रीटा की माँ को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती और ज्यादातर मार भी डाला करती। हर अमावस की रात को रीटा की माँ जंगल में एक जगह बनाकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती तो कभी लोगों और बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में कर लोगों पर छोड़ियाच देना, इन सब से लोग रीटा की माँ को चुड़ैल कहने लगे और बहुत अभिशाप भी देते। एक दिन रीटा ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ दिन बाद अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। फिर भी रीटा की माँ में कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियों के दम पर रीटा की माँ ने सारी हदें पार कर दी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों और बच्चों की बलि देने लगी। भगवान का भी कोई डर नहीं था और किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाती। कोई भी रीटा की माँ से संपर्क नहीं रखता और वो बिल्कुल अकेली पड़ी डाच गई। कई सालों तक रीटा की माँ अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही। वो बेलगाम होकर काले जादू से जो चाहती हासिल करती, लेकिन बुराई का अंत एक दिन हो ही जाता है। रीटा की माँ शायद भगवान के न्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल चुकी थी। रीटा की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी नाकाम रहा और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही उसका हाल और भी खराब हो गया। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत को उसने अपने वश में किया था, वह सारी काली शक्तियां उस पर ही भारी पड़ गई। जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि उसने दी थी, उन सब की आत्मा अब रीटा की माँ के शरीर को नोचने लगी थी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी औरतें जो खुद काला जादू करती हैं, उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी हो जाती है। उनका अंत में रीटा की माँ जैसा ही हाल होता है। किसी भी डॉक्टर ने रीटा की माँ का इलाज करने से मना कर दिया। लोग दूर से उसकी हालत देख के कहते, इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए। अब सारी काली शक्तियां इससे ही लिपट गई हैं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ दिन बाद तड़पते हुए रीटा की माँ ने दम तोड़ दिया। वह सारी काली शक्तियां और भूत प्रेत रीटा की माँ की आत्मा को अपने साथ ले गईं। ब्रह्मांड में सारी अच्छी बुरी शक्तियां घूमती हैं। काला जादू करने वालों को
अंत में यही काली शक्तियां घेर लेती हैं, क्योंकि कुदरत के अपने नियम हैं इंसाफ करने के। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। काया, एक लड़की की भूतिया कहानी। असम जैसी जगह उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भूत प्रेत में दिलचस्पी हो। असम को भारत का काला जादू की राजधानी का खिताब भी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले दूर दूर से लोग यहाँ काला जादू सीखने आते थे। असम में यह भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली है तो वो इंसान को जानवर में भी बदल सकता है। असम में नागांव नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं। यहाँ जानवरों और पंछियों की बलि दी जाती है। सबसे ज्यादा हर अमावस की रात में शाम 6 से 9 बजे के बीच पंछियों की बलि दी जाती है। रात को तो जैसे इन मरे हुए पंछियों की बारिश होती है। बहादुर से बहादुर इंसान भी यह दृश्य देखकर डर जाए। वैज्ञानिक भी कभी इन चीजों का पता नहीं लगा पाए। यह वारदात कुछ 10 साल पहले की है। नागांव में अपने परिवार के साथ काया नामक लड़की रहती थी। वो 16 साल की स्कूल पढ़ने वाली युवती, जिसके बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देख मोहित हो जाते। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नजर अक्सर उस पर रहती। एक दिन जब काया स्कूल से घर को लौट रही थी, तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता होता। वो 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले गए और वहां 4 दिनों तक लगातार उसका रेप किया। 4 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और उस पर अत्याचार भी किए। 5वें दिन टडी पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन 4 आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस दुर्घटना का। काया की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन काया की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर अपने उन 4 कातिलों को मार डालती है। इतने पर भी काया की आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर कुछ नहीं किया। आधी रात को जैसे जोर से रोना और हंसना, बंबू की लकड़ियों का कटकर गिरना, पायल की आवाज और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, यह सब काया की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहां काया की मौत हुई थी वहां जाकर मंत्र तंत्र फूके और काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की एक दीवार पर ठोक दी, जिससे काया की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफी सालों तक काया के आतंक से गांव मुक्त रहा। फिर एक दिन 2 सैनिक फैसल और किशन अपनी आर्मी की ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में नागांव से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक उसी शापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ जाती है। फैसल ने किशन से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा। किशन ने जवाब दिया, हाँ यार फैसल, इतनी रात को कौन हमारी मदद करने आएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एक आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। किशन ने उस आदमी को रोका और कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा। आदमी की नजर उस घर पर पौड़ी देती है और डरते हुए बोला, यहां से जाओ जल्दी, इस घर के सामने मत खड़े रहो। ये कहकर आदमी तेजी से चलने लगा। फैसल और किशन यह देख हैरान हुए। किशन ने कहा, अरे इनको क्या हो गया, मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फैसल की नजर उस शापित घर पर पड़ती है और वह बोला, चल यार किशन, आज की रात इसी घर में गुजारते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। किशन मान जाता है और दोनों उस शापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों सेना के सिपाही थे तो ऐसी बंद जगहों से कहां डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क न चलने से वो दोनों अपने घर वालों को खबर नहीं दे सके। फैसल अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वजन भारी था तो कील और फैसल का बैग दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। फैसल इसको नजरअंदाज कर कील को एक तरफ फेंकता है और अपना भारी बैग एक जगह रख देता है। दोनों सो गए और 1 घंटे बाद एक लड़की की जोर से रोने की आवाजें आने लगीं। किशन की नींद खुली और उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी। फैसल की गलती से काया की आत्मा आजाद हो गई और अब वो किशन के सामने खड़ी थी। काया ने गुस्से से बोला, चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। किशन एक आर्मी सैनिक होने के नाते नहीं डरा।
काया की आत्मा ने सोते हुए फैसल को हवा में ऊपर उठा लिया और कहा, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। काया ने फैसल को नीचे जमीन पर पटक दिया और फैसल की नींद खुली। फैसल को सर पर चोट लग गई और उसने भी काया की आत्मा को देखा और बोला, किशन चल, यहां से भाग चलें। वो आदमी भी इस घर की तरफ इशारा कर चले जाने को बोल रहा था, पर हमने ही उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किशन और फैसल अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहां स्थित एक शिव मंदिर भी। किशन ने कहा, फैसल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है। फैसल किशन की बात मान गया और दोनों वहीं मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहां से गुजरे और उनकी नजर किशन और फैसल पर पड़ी। साधु ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, ये एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। किशन और फैसल आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए और किशन ने कहा, साधु महाराज, आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में? साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गांव के हर कोने से मैं वाकिफ हूं, तुम दोनों की यह दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है। किशन और फैसला अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु नागांव के शिव मंदिर में आए। काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद और अपनी सिद्धियों से वो अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाते थे, इसलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। किशन और फैसल ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को सब बताया। साधु ने सब सुनकर कहा, तुम दोनों इस नागांव के भूतिया किस्सों से अनजान हो। तुम्हारा भूत प्रेतों से कभी सामना नहीं हुआ, इसलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। फैसल, किशन और साधु उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नजर जमीन पर गिरे उस कील पर गई। उस कील को हाथ में लेकर साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से कील और उस आत्मा का रहस्य पता लगाया। फैसल ने कहा, अरे यह तो वही कील है जिस पर मैंने अपने भारी बैग टांगा था और वजन के कारण ही कील और बैग जमीन पर गिर गए। साधु ने कहा, यही तो गलत हुआ और वो आत्मा आजाद हो गई। इस कील ने उसे इस घर में बांध रखा था। ये एक शापित घर है और इस शापित घर में कैद आत्मा का नाम है काया। साधु ने उस शापित घर और काया की दर्दनाक कहानी किशन और फैसल को सुनाई। किशन और फैसल सुनकर बहुत दुखी हुए। किशन ने साधु से पूछा, तो अब क्या किया जाए साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। फैसल ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज, अब तो हम भी उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध के पूरे नियम ना किए हों तो उसकी आत्मा भटकती है, और यह तो नाबालिग लड़की की आत्मा है। इससे पहले कि काया आतंक मचाए, उसके शरीर की राख और हड्डियां इसी घर में है, उन्हें ढूंढो और इस खाली कलश में डाल दो, और यह गंगा जल भी उसकी राख पर छिड़क कर बंद कर देना। साधु ने खाली कलश किशन को दिया और गंगा जल वाला कलश फैसल को। किशन और फैसल अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू कर काया की राख खोजने लगे, और दूसरी तरफ काया की आत्मा गांव में फिर से तबाही शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियां मिली। किशन ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और फैसल ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन भी हो गया। दोनों उस कलश को साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी काया की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। साधु, किशन और फैसल गांव के शिव मंदिर में काया की आत्मा शांति के लिए हवन करते हैं। फिर मंदिर के पीछे की नदी में काया की अस्थि विसर्जन कर देते हैं। काया की आत्मा उस वक्त अपने इंसानी रूप में आकर किशन और फैसल से कहती है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दुनिया में मेरी जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता और सालों तक भटकती है। ये कहकर काया की आत्मा गायब हो जाती है। इस प्रकार काया की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। मोक्ष। असम अपने घनी वादियों, हरियाली और चाय की संपत्ति के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ के रहस्यमयी भूतिया किस्सों से कई लोग आज भी अनजान हैं। असम के कई गांवों में शैतान का वास है, मानो जैसे भगवान रूठ गया है। यह बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर मैं अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर असम जाया करती थी। मेरे नानी नाना असम में स्थित जोरहाट के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। नानी के घर के सामने एक बंगला था जिसमें 5 लोग रहते थे। उनमें से एक थी
माँ जी जिनको लोग बहुत सम्मान देते थे। माँ जी को मेरी नानी से बहुत लगाव था, क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छे कपड़े सिलती थीं। मेरी नानी में हर तरह के कपड़े सिलने का हुनर था। मेरे ज्यादातर कपड़े वही सिलती थीं। नानी माँ जी के लिए हर त्योहार पर सलवार कमीज सिलती और उसके अंदर जेब भी सिलती। पुराने लोग ज्यादातर बैग या पर्स नहीं लेते थे। माँ जी उस जेब में हमेशा पैसे रखती थीं। एक दिन माँ जी बहुत बीमार हो गई। उनके घर वालों ने उनका सही इलाज भी नहीं करवाया था। मेरी नानी भी माँ जी की सेवा करती तो उनके बेटे और बहू नानी को भगा देते। कुछ दिन बाद माँ जी की मृत्यु हो गई। मेरी नानी ने माँ जी के शव को उनके पसंदीदा पीले रंग का सलवार कमीज सिलकर पहनाया अंतिम संस्कार से पहले। पर नानी इस बार दुख में जेब सिलना भूल गई थी और फिर माँ जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। 2 दिन बाद जब नानी ने सुबह अपने घर का दरवाजा खोला तो उनको साक्षात माँ जी दिखीं, उसी पीले रंग के सलवार कमीज में। माँ जी ने कहा, देख मैं कैसी लग रही हूँ, पर इस बार तूने मेरे कपड़ों में जेब क्यों नहीं सिली? तुझे पता है ना कि मुझे जेब में पैसे रखने की आदत है। नानी बहुत डर गई और जोर से चीखते हुए नानी ने सबको बुलाया। जब हम गए तब नानी ने बाहर इशारा करते हुए कहा, माँ जी वापस आ गई हैं, मुझे अभी दिखीं। हमने देखा तो वहां कोई नहीं था। हम सब ने नानी को भ्रम बता के माँ जी को भूल जाने को कहा। नानी ये जान गई थी कि वो माँ जी की आत्मा है, पर हमें कैसे समझाती? नानी को माँ जी की आत्मा अब हर जगह दिखने लगी थी, कभी पेड़ पर बैठी हुई तो कभी अपने बंगले के बाहर टहलती हुई। ये सब देख नानी बहुत डर गई। हमेशा हमें अकेले बाहर घूमने को मना करने वाली नानी नहीं जानती थी कि खुद उनके ही साथ यह भूतिया हादसा हो जाएगा। एक रात नानी की आंख रात के 3 बजे खुली। खिड़की पर कुछ आवाजें सुनकर नानी खिड़की के पास गई तो फिर माँ जी की आत्मा उनको दिखी। डरकर नानी बेहोश हो गई और उसी वक्त माँ जी की आत्मा नानी के शरीर में प्रवेश कर गई। नानी अब हमारे साथ अजीब सा डरावना बर्ताव करने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती गई। मेरे घर वालों को यह समझ में आ गया था कि कोई आत्मा का साया है। मेरे घर वालों ने एक सिद्ध पंडित को नानी के बारे में बताया। पंडित जी का कहना था कि अगर किसी की मृत्यु के बाद की विधि पूरे नियम अनुसार ना हुई हो तो उसकी आत्मा भटकती है और अपने किसी चहेते के शरीर में वास करती है। आत्मा शांति हवन और पूजा फिर से करवाई जाए, वरना उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार से बात की। तब उनका बेटा बोला, ये सब अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। मेरे घर वालों ने माँ जी के परिवार वालों को भी पंडित जी से मिलवाया। उसके बाद माँ जी की आत्मा का शांति हवन और पूरी विधि से पूजा पाठ करवाया। 2 दिन बाद नानी ठीक हो गई और अब माँ जी की आत्मा भी उनके शरीर से जा चुकी थी। माँ जी की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। नानी की सेहत भी धीरे धीरे सही हो गई। मेरी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो गई थीं। नानी भी स्वस्थ हो चुकी थी। नानी की दुर्दशा देख मैं डर गई थी, पर नानी ने मुझे और मेरे घर वालों को तसल्ली देकर वापस खुशी खुशी भेज दिया। मगर आज भी मुझे जब वो भूतिया किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। बक भूत। असम में बहुत भूतिया किस्से हुए हैं। उनमें से एक दिलचस्प भूतिया किस्सा है बक भूत। यह वो भूत होते हैं जो सिर्फ मछलियां खाते हैं। असम में स्थित गुवाहाटी में बक भूत के किस्से को बहुत अहमियत दी जाती थी। कई साल पहले मैं दिवाली की छुट्टियों में गुवाहाटी अपनी नानी से मिलने गई थी। नानी गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में रहती थीं, जहां बहुत सारे तालाब थे। मैं गांव के बाकी बच्चों के साथ अक्सर पास के तालाबों में मछलियां पकड़ने की कोशिश करती थीं। शाम होते ही नानी मुझे घर बुला लेती, क्योंकि वहां बक भूत का आतंक फैला हुआ था। इस बात से अनजान मैं एक रात अकेले ही नानी की नजरों से बच के पास के तालाब में जाने लगी। मैंने अपने साथ के बाकी बच्चों को भी बुलाया, पर सबने मुझे वापस घर जाने को कहा। मेरे पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया, तो मैं अपनी ही मस्ती में तालाब तक चली गई। तालाब के किनारे मैंने देखा कि एक आदमी बड़े अजीब तरह से मछलियां खा रहा था। पूरी मछली मुंह में डाल रहा था और कांटों सहित ही खा जाता। खाते वक्त वो बहुत ही भयानक आवाजें निकाल रहा था। मैं बहुत डर गई और वापस घर आ गई। मुझे घर में आती देख नानी ने पूछा, इतनी रात कहाँ से आ रही हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने तालाब वाली पूरी बात बताई और नानी ने सुनकर उस बक भूत का रहस्य बताया कि कई साल पहले एक भिखारी आदमी घर घर जाकर खाने को मांगता था। एक दिन तालाब में पांव फिसलने के कारण वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। तब से रोज रात को उसकी आत्मा तालाब के किनारे मछली खाते हुए गांव वालों को नजर आती थी और इसलिए उसे सब बकभूत कहते हैं। तुम भी उसी तालाब पर गई और तुमने वही बकभूत देखा।
नानी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई और फिर कभी रात के वक्त उस तालाब पर कभी नहीं गई। आज भी उस बकभूत को कई लोग मजाक समझते हैं, पर ऐसे ही कई किस्से असम की हर गली या गांव में अधिकतर सुनने को मिलेंगे। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने इस धरती पर कोई न कोई जगह ढूंढ लेती है, पर हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। पिछले 30 दिनों में मुझे 29 बार मौत के घाट उतारा जा चुका है और आज मेरा तीसरा दिन है। आज मुझे तीसरी बार माना जाएगा। मुझे नहीं पता मेरे साथ अचानक ये सब कैसे हो गया। मैं तो अपने आप को एक लॉ ओबीडिंग सिटीजन मानता था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था। जहां तक कि मैंने अपनी जिंदगी में एक मक्खी तक नहीं मारी थी। जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं यहां कैसे पहुंच गया। पिछले 30 दिनों से मैं इस छोटे से वीरान पड़े कमरे में बंद हूं। ये सारे दिन भी मैं इसीलिए गिन पा रहा हूं क्योंकि इस कमरे में मेरे पास एक कंप्यूटर है। एक बहुत पुराना सा कोई कंप्यूटर देखने से लगता है कि यह कम से कम 15-20 साल पुराना होगा। कीबोर्ड पर बने निशान धुंधले पड़ गए हैं और इसकी स्क्रीन भी पीली पड़ी नजर आती है। मैंने हर तरह से इसकी सेटिंग चेंज करके देख ली, लेकिन इसकी स्क्रीन का कलर ठीक नहीं होता। इसमें विंडोज 7 पड़ी है जो इतनी स्लो है कि एक छोटा सा काम करने में भी यह बहुत देर लगा देता है। बस कंप्यूटर में जो डेट आती है उसको देख के मुझे पता लगता रहता है कि मैं यहां कितने दिनों से बंद हूं। कमरे में लेटने के लिए मुझे एक मैट्रेस और एक तकिया भी दिया गया है, लेकिन उड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। रूम में ही एक छोटा सा अटैच्ड बाथरूम भी है, साथ में यह कंप्यूटर तो है ही। मैं पिछले कई दिनों से इस कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। उम्मीद है कि आज मेरी बात यहां से बाहर पहुंच सकेगी। कुछ ही देर पहले मैं सो के उठा था। इस बंद कमरे में कुछ करने के लिए मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, इसीलिए मैं अक्सर सो के अपना टाइम पास कर लेता हूं। अभी कंप्यूटर की घड़ी में शाम के 4:44 का टाइम हो रखा है। ठीक इस कमरे में सामने ऊपर की तरफ एक खिड़की भी है। इतनी बड़ी नहीं है कि मैं बाहर निकल सकूं, बस इतनी है कि मुझे यह पता चल सके कि बाहर कब दिन हो रहा है और कब रात। यह वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिछले 30 दिनों से इस खिड़की के बाहर सूरज नहीं निकला है। जैसे पिछले 30 दिनों से रात खत्म ही नहीं हो रही है। हर वक्त एक हल्की हल्की पीली सी रोशनी खिड़की से आती रहती है, जैसे सुबह बस होने वाली हो, लेकिन सुबह कभी नहीं होती। कितने बजे क्या होता है? अब मुझे पूरा रूटीन याद हो गया है। शाम ठीक 6 बजे मेरे कमरे के बाहर भारी कदमों के चलने की आवाज आती है और फिर मेरे सेल का गेट एक जोर की आवाज के साथ खुलता है। फिर वार्डन मेरे कमरे के अंदर आता है। लंबा करीब 6 फीट का, 50 के आसपास उम्र होगी उसकी। अब तुम्हारा समय हो गया है, बस हर बार वो मुझसे इतना ही कहता है। और फिर 2 और तगड़े तगड़े गार्ड्स बाहर से आते हैं और मेरे हाथों में हैंडकफ लगा देते हैं। इतने दिनों में मैंने बचने का हर एक तरीका आजमाइश के देख लिया, लेकिन अंजाम हर बार एक ही होता है। मैं चाहे कुछ भी कहूं, बोलूं, रो, गिड़गिड़ाओ, वहां से भागने की कोशिश करूं, वह दोनों गार्ड्स मुझे पकड़ के बाहर कॉरिडोर में ले जाते हैं। मेरे हाथों और पैरों में भेड़ियां बंधी होती है, जिस वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। मुझे मौत के घाट उतारने के लिए वह लोग मुझे करंट लगा के मारते हैं और हर बार मुझे उसी एक ही कुर्सी पर बैठा के करंट लगाया जाता है। शायद आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन अभी तक मुझे 29 बार उस कुर्सी पर मौत के घाट उतारा जा चुका है। अब तो मुझे उस इलेक्ट्रिक चेयर की एक एक चीज भी याद हो गई है, जिस पर आज मुझे तीसरी बार मारा जाएगा। वो चेयर बिल्कुल काले रंग की है, लेकिन उस पर बैठने पर पता चलता है कि वो लकड़ी की बनी है, लेकिन उसमें लेदर स्ट्रैप्स नहीं है, जैसे अक्सर इस तरह के इलेक्ट्रिक चेयर्स में यूज किए जाते थे। इसमें नायलॉन स्ट्रैप्स हैं, जैसे प्लेन्स में यूज किए जाते हैं। चेयर में टोटल 5 स्ट्रैप्स हैं। दोनों हाथों, पैरों और सिर को बांधने के लिए वो दोनों गार्ड्स फिर मुझे उस कमरे में लेकर जाते हैं। कमरे में बहुत सारी लाइटें लगी हैं। एक बार के लिए तो अंदर घुसते ही मेरी आंखें चौधी आ जाती हैं। फ्लोर में हल्के पीले रंग का मार्बल लगा है। मुझे तो वह कमरा जरूरत से कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है। मेरा मतलब, उस कमरे को सिर्फ किसी की जान लेने के लिए ही तो यूज किया जाना है। वहां कोई पार्टी तो होनी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं उस कमरे को इतना बड़ा क्यों बनाया गया है। शायद वह पहले कोई कॉल होता था, जिसको बाद में इस काम के लिए चेंज कर दिया गया होगा। फिर मुझे उस चेयर पर बैठाया जाता है। चेयर पर बैठते ही मुझे फील होता है कि यह चेयर कितनी ठंडी है। एक बार के लिए तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर वह गार्ड मेरे हाथ पैर
और मेरी गर्दन को उन स्ट्रैप से बांध देता है। साथ ही ऐसा करते हुए वह मेरे पैरों को ग्राउंड से थोड़ा ऊपर खींच देता है, जिससे कि करंट देते हुए ग्राउंडिंग ना बने मारने से पहले वह मुझसे मेरी आखिरी विश्व नहीं पूछते। और फिर वो एक बड़ा सा हेलमेट जैसा कुछ मेरे पूरे सिर पर लगा देता है, जिसके अंदर मोटी मोटी तारें लगी होती है। मुझे करंट देने के लिए जो पहली बार मुझे उस चेयर पर बिठाया गया, तो मैं सोच रहा था कि शायद सामने पुलिस ऑफिसर कोई वारंट पड़ेगा या मुझे बताएगा कि मुझे किस जुर्म में मारा जा रहा है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बस 2 मिनट तक मेरी आंखों में आंखें डाले एक अजीब सी स्माइल के साथ मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों से लग रहा था जैसे उसकी आंखें जम गई हों, जैसे उनमें जानी ना हो। और फिर कुछ देर बाद वह जोर से बोला, एक्सिक्यूट। और बस उसके इतना बोलने के कुछ सेकंड बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कोई जेट इंजन घुस गया है। तेज करंट की आवाज मेरे दिमाग की एक एक नस को फाड़ने लगी। मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। न जाने कितनी वोल्टेज का करंट मेरी नसों में उतर चुका था। मेरी छाती फटने वाली थी, लेकिन वह गार्ड करंट और बढ़ाता जा रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अभी अगर यह करंट बंद कर दे तो शायद मैं जिंदा बच सकता हूं, लेकिन उसने करंट बंद नहीं किया। मेरी बॉडी से धुआं निकलने लगा। उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि मौत इतनी जल्दी भी नहीं आती। देखने वाले को लगता है कि शायद आप मर गए हो, लेकिन आपकी आत्मा आपका शरीर ना छोड़ने के लिए लड़ रही होती है। लेकिन आखिर में मेरी आत्मा ने हार मान ली। इतनी देर तड़पने के बाद मेरी मौत हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, गुप्त अंधेरा। सब कुछ एक झटके से जैसे शांत हो गया। मैं सोच रहा था कि मरने के बाद अब मैं यह कहां पहुंच गया हूं कि तभी एक तेज अलार्म बजा, सुबह 6 बजे वाला अलार्म। मैंने आंख खोली तो ये क्या? मैं तो उसी कमरे में बंद था जहां से वह मुझे लेकर गए थे। कंप्यूटर में सुबह के 6 बजे का टाइम हो रखा था। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैंने जल्दी से अपने हाथों में देखा। मेरी दोनों कलाइयों पर उन स्ट्रैप्स के निशान पड़े हुए थे। मुझे सच में करंट देकर मारा गया था। लेकिन फिर मैं यहां फिर से कैसे पहुंच गया? यह कोई सपना नहीं है। पिछले 30 दिनों में 29 बार मुझे ऐसे ही मारा जा चुका है। शायद यह किसी तरह का कोई घिनौना एक्सपेरिमेंट है, बार बार मौत के घाट उतारने का एक्सपेरिमेंट। मुझे नहीं पता मेरे साथ यह क्या हो रहा है। क्या मैं कभी इस कमरे से बाहर निकल भी सकूंगा? अगर आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आज शाम मुझे फिर से तीसरी बार मौत के घाट उतारा जाएगा। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। आज की कहानी भेजी है हिमाचल से मोहित ने। यह कहानी करीब 35-40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरे पिताजी ने यह कहानी सुनाई थी। हमारे यहाँ के सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। हमारा गांव जहां है वह एक पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी इलाका बहुत मॉडर्न हो चुका है, लेकिन 35-40 साल पहले यह इलाका बहुत ही सुनसान और वीरान हुआ करता है। ज्यादा आबादी भी नहीं थी। तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए कोई भी बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मेन बस अड्डा पर ही उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, पहाड़ों के बीच से। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में ही आ रहा था, उसको अचानक सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। फौजी था, इसीलिए बहादुर भी था। तो वो जंगल के अंदर चला गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाता। अब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वो उस लड़की के पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची और उसका घर कहां है। और वो रोके रही है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत भी थी, लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले ही दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को लाया है जंगल से। सबने जानने की कोशिश की कि लड़की कौन है, कहां से आई है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त हो चुकी थी। सबको लगा लड़की फौजी के घर ही रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में 2 अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे। लोगों का तरह तरह का बात करना लाजमी था, इसलिए उस फौजी लड़के के घर वालों और गांव वालों ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी यहां कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया।
लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, तुम जो बोलोगे वह मैं करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल भी बीत गए थे। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता और फिर वापस चला जाता। एक बार ऐसे ही वो फौजी छुट्टियों पर घर आया हुआ था और बस जाने ही वाला था। सुबह जाने के लिए अच्छे से तैयार हुआ और तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने अच्छे से उसको खाना बनाया और उसको विदा कर दिया। फिर वो बाहर चला गया बस पकड़ने के लिए। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वह कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गया है, तो जल्दी जल्दी वापस घर की तरफ गया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात ही याद नहीं रही जिसमें उसकी पत्नी ने उसको बोला था कि कभी भी बिना दरवाजा खटखटा उसके कमरे के अंदर नहीं जाना है। और वो जल्दबाजी में ऐसे ही बिना दरवाजा खटखटाए अपनी पत्नी के कमरे में घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जल्दी आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई। मैंने बोला था ना, कभी भी बिना दरवाजा खटखटाया अंदर मत आना। इतना बोलकर उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेजी से बाहर भाग गई। वो इतनी तेजी से वहां से भागी कि कोई देख ही नहीं पाया कि वो कहां गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है कि वो लड़की कौन थी और कहां से आई थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ए वंडर वाली कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक और डर से भरी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।